आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के समक्ष लाइव आया हूं, परंतु आज मैं एक ऐसे संवेदनशील विषय पर बोलने आया हूं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा उससे पीड़ित हूं। लेकिन जो ये विषय है, ये पूरे विश्व के लिए आज चुनौती बना हुआ है और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर देखने को मिल रही हैं। तो मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, परंतु मेरे साथ में जो स्थिति है मैंने अभी तक नहीं बताया। ये आप देखिए, मेरा व्हाट्सएप, मैंने फ़ोन से व्हाट्सएप को लिया है तो +92 करके फ़ोन आया है मेरे पास में। एक बार नहीं, 5-6 बार आया है। तो 92 जो है प्लस का मतलब हुआ 0092 मतलब हुआ पाकिस्तान। और यहाँ से ये इनसे मेरी बातचीत भी हुई है श्रीमान जी से, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। ये देखिए, ये भी आया है एक और +92 से सेकंड नंबर पर, फिर मैंने इधर से किया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के कॉल मुझे अब से नहीं, लगभग जब से मैं बोलना शुरू किया है राजनीतिक विषयों पर, जब से मुझे इस तरह की 2-3 नंबर हैं उनसे मुझे कॉल आ रहे हैं। लेकिन आज विषय वो नहीं है कि मुझे कॉल आ रहे हैं। आज एक ऐसा आपके समक्ष मैं ऐसा विषय बताने जा रहा हूं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक संवेदनशील विषय के ऊपर समस्त देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। अपने विषय के साथ साथ अपना विषय भी मैंने आपको बताया कि ये जो चीजें हैं ये सामान्य नहीं है। अभी 1-2 दिन पूर्व एक प्रमुख अंग्रेजी के समाचार पत्र में देश के एक सेवानिवृत्त IPS ऑफिसर अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की तरफ ध्यान उत्कृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है, 1.5 वर्ष पूर्व लगभग जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिनों पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो हिंसा और हत्या को लगातार उकसाती है, ये कहीं ना कहीं उन बयानों से पीड़ित हो जाती है जहां राजनीतिक दल अपने तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ में शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव हैं, अगर पार्टी से भी ना भी जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं वो हमारे देश का गौरव है, चाहे किसी भी पार्टी से। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज मैं बात कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग में लाई जा रही है। अभी आपको ध्यान होगा कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का उपयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पर कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना क्या डर के समाप्त होने का प्रतीक है? इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए, जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पर गए थे 2021 में, किस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर
उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दी गई थी। और इतना ही नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है? ऐसे वैसे नेता नहीं है जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जैसे लोग, क्या कब्र खुदेगी मोदी, मर जा, जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये बात आज की नहीं है, ये विगत लंबे समय से चलती आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। अब मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, किसी नेता के लिए मौत जैसे शब्द का प्रयोग, किसी नेता के लिए मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले किया था। हमने कभी आपातकाल में संविधान की हत्या जब हुई थी, तब भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ के साथ बहुत चिंताजनक और बहुत दुखद है। और यह बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं सभी का ध्यान इस पर भी आकृष्ट करना चाहता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत ही नहीं, दुनिया की इन्वेस्टिगेटेड हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस जो था। इशरत जहां की जहां उस समय तत्कालीन सरकार 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरा सीबीआई, ये दोनों इस केस की छानबीन कर रही थी। दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है, जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ था, अचानक सीबीआई ने अपना बयान बदल दिया। सीबीआई ने कहा कि वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण एक हलफनामा उन्होंने जो दिया था वो चेंज किया और कहा वो टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं है। और आप सबको ध्यान होगा, जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की जो फाइल वो तलब की गई, तो पता चला कि फाइल गायब और संबंधित अधिकारियों के बयान हैं। उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने अपने हाथ से वो नोट लिखा था, जो पहले वाला नोट था उसको चेंज करके दूसरा नोट उन्होंने लगा दिया था। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने नोट बदल दिया या सीबीआई ने स्टैंड चेंज कर लिया। उसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया, मगर सीबीआई का स्टैंड चेंज करना जब महत्वपूर्ण और
सोचनीय हो जाता है, विचारणीय हो जाता है जब आईबी ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। यानी कि दो एजेंसियां, यानी कि आईबी पहले भी मान रही थी और बाद में भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है। सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है, लेकिन बाद में उसने मना किया टेररिस्ट नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, और एक कह रही है टेररिस्ट है अमुक व्यक्ति और दूसरी कह रही है टेररिस्ट नहीं है अमुक व्यक्ति। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, ये उसका दुखद उदाहरण है। आपको याद हो 24 अक्टूबर 2003 को पटना में रैली में सीरियस ब्लास्ट हुए। कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी। आई वांट टू आस्क, क्या सुरक्षा श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं देनी चाहिए थी उन्हें? मोदी जी ऐसे लीडर थे उस टाइम जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी थी, और उस सभा में तत्कालीन राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। उनके पास भी जेड प्लस सुरक्षा थी। दो नेता जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी हो, केंद्र सरकार की उनके लिए क्या व्यवस्था थी? क्या कोई उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान पर राजनीति होनी चाहिए, इसके उलट हम बताते हैं वो इन मुद्दों को राजनीति के मुद्दे बना देते हैं। इस तरह के कांडों को, ब्लास्ट को और सीबीआई की फाइल को बदलना। लेकिन हम उसके उलट एक आपको उदाहरण देंगे। राहुल जी की यात्रा निकली, उनके पास भी जेड प्लस सिक्योरिटी है। कश्मीर में आपने देखा कितने मधुर स्वभाव के साथ भाई और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे। संवेदनशील जगह है, लेकिन सरकार ने पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित किया, वहां पर दी गई उनको। मणिपुर जैसी जगह जो इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुरक्षित सुनिश्चित करना और सारी परेशानियों को, जितनी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां थी, उन सबको एक तरफ वहां से हटाना, ये कार्य किया गया कि उनकी यात्रा में कोई विलंब, कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था संसद में, आपको ध्यान होगा, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं। भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सभी लोगों ने सुना होगा जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा जश्न है जो हार का जश्न मनाया जा रहा है। पर चलिए छोड़िए, यहां जीत का उत्साह मगर कम है, मगर हार का उत्साह अत्यधिक है। तो मैं ये कहूंगा, राहुल जी हार के उत्साह से उच्छलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए। परिपक्वता प्रदर्शित कीजिए, परिपक्वता का प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्याओं जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कबर खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जग में, यहां पे सिर्फ हमारा अकेले का घर नहीं है।
मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आपके मन में उनके प्रति द्वेष है, आपके मन में उनके प्रति ईर्ष्या है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक मत लेके जाइए। इससे आने वाली राजनीति भी प्रभावित हो रही है। सभी नेताओं के लिए, जो मोदी जी के लिए जरूर नफरत करते हैं अंदर से और उनके प्रति नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें प्रदर्शित इस प्रकार से ना करें कि पूरे देश को पता चल जाए इतने गलत शब्दों को प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और देश के जो सौहार्द का वातावरण है उसमें कोई प्रोवोकिंग बात कभी मत कीजिए। हार के उत्साह में यह मत भूल जाइए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं तो राहुल गांधी जी से कहूंगा, राहुल गांधी जी, अब आप बच्चे नहीं रहे, वास्तविकता में जिम्मेदारी बड़ी है, समझदारी भी बड़ी होनी चाहिए, दायित्व बड़ा है। उसके अनुसार यदि आप व्यवहार करेंगे देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ, वास्तव में कोई विपक्ष में दल है, विपक्ष का कोई नेता है जिसको हम सीनियर लीडर बोल पाएंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना, इन सब चीजों का बढ़ावा देना, प्रोवोक करना, इनको बंद कर दीजिए। और मैंने आपको दिखाया, मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास, दूसरे फोन में लेके मैंने भेजा, मैं आपको दिखा दूंगा 10-12 मेरे पास में कॉल +92 नंबर से आई हैं। और ये अब से नहीं आ रही हैं, ये जब से मैंने बीजेपी के लिए बोलना शुरू किया है, धर्म पर बोलना शुरू किया है, जभी से मेरे पास में कॉल। और मेरी इनसे जो बातचीत हुई है वो मैं नहीं बता सकता, और मैं इतना जरूर बता सकता हूं, जब मेरे ऐसे एक सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है, वो केवल बोल रहा है, जब उसके पास में ऐसी कॉल्स आ सकती है, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं। वो तो वैसे बाहर के इतने लोगों से घिरे हुए हैं, बाहर के देशों से कम अपने अंदर तो उन्हें परेशान मत कीजिए। राजनीतिक एक सौहार्द बना के, जो राजनीति को इतने निचले स्तर तक मत गिराइए कि आने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीति में प्रवेश अच्छा व्यक्ति ना करे। दुर्भाग्य यही है, अनपढ़ लोग राजनीति में आ रहे हैं। ये सब देखकर पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए राजनीति का स्तर उठाना आपको चाहिए। केवल दल छोट अभी की फिलहाल की राजनीति के विषय में अपना फायदा यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट ना देखें, मेरा सभी से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।